आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल में एक नई श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो श्रृंखला क्या है? भौगोलिक चिंतन। इस श्रृंखला में हमने अपने दो पिछले वीडियो में देखा है कि पहले वीडियो में भूगोल का सिलेबस देखे थे और दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि शास्त्रीय काल में यूनानी भूगोलवेत्ता किस प्रकार भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। आज हम उसी कड़ी में यानी शास्त्रीय काल में भूगोल के विकास में हम देखेंगे कि रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है। और आज उसी रोमन भूगोलवेत्ताओं में हम स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी तथा पंपेनियस मेला के योगदान को आपके बीच में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं के साम्राज्य पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय होता है और रोमन साम्राज्य में भूगोल के ज्ञान में प्रगति होती है। और इस प्रगति को जो महत्वपूर्ण विद्वान थे उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं में जो पहला और महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है उसका नाम क्या था? स्ट्रैबो। हमने क्या बताया? पहला महत्वपूर्ण रोमन भूगोलवेत्ता जिसका नाम क्या था? स्ट्रैबो नाम था। और इसके अगर हम समय अवधि की बात करेंगे तो इसकी समय अवधि 63 बीसी से 24 एडी के मध्य मानी गई है। 63 बीसी से 24 एडी के मध्य मानी गई है। यह विचारक स्ट्रैबो पृथ्वी को दीर्घायत मानता था। पृथ्वी को दीर्घायत मानता था। दीर्घायत यानी ऑबलॉन्ग आकार का मानता था। कैसा मानता था? ऑबलॉन्ग आकार का। स्ट्रैबो के बारे में माना जाता है कि यह प्रथम महत्वपूर्ण निश्चयवादी विचारक है। कैसा विचारक है? निश्चयवादी विचारक है। और निश्चयवादी विचारक का मतलब क्या होता है? निश्चयवादी विचारधारा ये मानती है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो प्रकृति है और प्रकृति के प्रभाव में ही आकर के मनुष्य अपनी जीवन शैली को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाता है। यानी प्रकृति मनुष्य के ऊपर हावी है, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा होता है। ऐसी विचारधारा को भूगोल में क्या कहा जाता है? निश्चयवादी विचारधारा। तो इस स्ट्रैबो के संबंध में मानना था कि ये पहला महत्वपूर्ण निश्चयवादी विचारक है। हालांकि इससे पहले जो आपके यूनानी भूगोलवेत्ता थे वहां से निश्चयवाद की परंपरा प्रारंभ होती है, परंतु यहाँ तक आते आते रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रैबो को पहला महत्वपूर्ण निश्चयवादी विचारक माना गया है। अगर हम अगली बात करें तो स्ट्रैबो आदिवासी क्षेत्रों को, किसको? आदिवासी क्षेत्रों को अकुमिने कहते थे। क्या कहते थे? अकुमिने। आदिवासी क्षेत्रों को अकुमिने कहते थे। ये घुमक्कड़ थे। ये एटलस और वेसुवियस पर्वतों तक जा पहुंचे और वेसुवियस पर्वत को इन्होंने जलता हुआ पर्वत बताया। क्या बताया? जलता हुआ पर्वत। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं लगातार हो रही थीं, जिसके कारण वहां पर मैग्मा बड़ी तेजी से विस्फोट के साथ बाहर निकल रहा था। तो जैसे ही इन्होंने वेसुवियस पर्वत को देखा तो क्या बताया कि यह जलता हुआ पर्वत है। ये भूगोल एवं इतिहास के मध्य गहरे संबंधों की व्याख्या करते थे। क्या करते थे? इतिहास एवं भूगोल के मध्य कहते थे कि अत्यंत गहरे संबंध होते हैं। क्या कहते थे? अत्यंत गहरे संबंध होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इतिहास को न तो भूगोल से अलग कर सकते हैं और न ही भूगोल को इतिहास से अलग कर सकते हैं। ये किसका मानना था? स्ट्रैबो का मानना था। इन्होंने और क्या बताया? कहा
कि इतिहास के विकास पर भूगोल का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या बोलते हैं? इतिहास के विकास पर भूगोल का सीधा प्रभाव पड़ता है। और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि इटली की आज जो स्थिति है, इटली सिर्फ इसलिए आज विकास के पायदान पर है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति उसके अनुरूप है। ठीक है। इसके बाद अगर हम स्ट्रैबो की बात करें तो इन्होंने गणितीय भूगोल, क्या बताया मैंने? गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल के साथ साथ भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के साथ साथ राजनैतिक भूगोल, और राजनैतिक भूगोल के संबंधों को ने क्या बताया? गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और इसके साथ साथ ऐतिहासिक भूगोल को कहते हैं कि यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और जब भी कभी भूगोल को पढ़ना चाहिए तो इसी समग्रता के साथ पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं इनकी महत्वपूर्ण किताबों पर। इन्होंने उस समय 17 किताबों को मिलाया और एक इंसाइक्लोपीडिया, जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया किताब लिखी। क्या लिखा? जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। तो 17 किताबें थीं उस समय, उनको मिलाया और मिला करके एक किताब तैयार की जिसका नाम क्या था? जियोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा इनकी एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, वो क्या है? जियोग्राफिया। क्या है? जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफिया जो प्रारंभिक भूगोलवेत्ता थे उनकी लगभग वर्तमान समय में सभी किताबें मूल रूप से समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये जो जियोग्राफिया है ये अभी मूल रूप में है और जो प्राचीन ज्ञान है भूगोल के संबंध में। इसके बाद स्ट्रैबो के बाद में हम एक दूसरे विचारक पर आते हैं जिसका नाम है प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। प्लिनी। अगर इनके समय अवधि की बात करें तो इनकी समय अवधि 27 एडी से लेकर के 79 एडी के मध्य है, यानी 27 एडी से लेकर के 79 एडी के मध्य। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया नेचुरलिस। अगर हम इस हिस्टोरिया नेचुरलिस के बारे में बात करें तो इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन है। क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी खगोल विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल साइंस, और तीसरा मानव विज्ञान का इसमें वर्णन है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। विद्वान कौन से हैं? प्लिनी। समय अवधि क्या है? 27 एडी से 79 एडी यानी 27 एडी से 79 एडी के मध्य इन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम क्या है? बहुत फेमस हुई थी वो किताब तत्कालीन समय में, हिस्टोरिया नेचुरलिस। और इस हिस्टोरिया नेचुरलिस में किसका वर्णन है? ब्रह्मांड विज्ञान का, इसके साथ साथ जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान के साथ साथ मानव विज्ञान का। आइए अब अगला विचारक देखते हैं जिसका नाम है टालमी। देखिए, अगर टालमी की बात करें और इनके समय अवधि की बात करें तो ये 90 से 168 एडी के मध्य का समय है। देखिए, गणितीय भूगोल, मानचित्र भूगोल एवं सामान्य भूगोल। हमने क्या बताया? गणितीय भूगोल, मानचित्र भूगोल
तथा सामान्य भूगोल के अध्ययन पर ये विशेष बल देते। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण किताबों की बात करें, किसकी बात करें, महत्वपूर्ण बुक्स की अगर बात करें, तो जो पहले नंबर पर इनकी महत्वपूर्ण किताब है, क्या है, अल्मागस्ट। अल्मागस्ट जब ये लिखते हैं तो उसमें गणितीय भूगोल और खगोल विज्ञान, हमने क्या बताया कि गणित एवं खगोल विज्ञान पर आधारित किताब है। किस पर, गणित एवं खगोल विज्ञान पर आधारित किताब है अल्मागस्ट। अगर हम इनकी दूसरी किताब की बात करें तो दूसरी किताब थी जियोग्राफिक सिंटैक्सिस। किताब का नाम क्या है, जियोग्राफिक सिंटैक्सिस। बहुत महत्वपूर्ण किताब थी जियोग्राफिक सिंटैक्स। इसके अलावा अगर हम इनकी अगली किताब की बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी भूगोल की रूपरेखा। क्या था, भूगोल की रूपरेखा। अगली इनकी महत्वपूर्ण किताब की बात करें तो जियोग्राफिया। अगली किताब कौन सी थी, जियोग्राफी। इस प्रकार इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। हमने क्या बताया, अल्मागस्ट, जियोग्राफिक सिंटैक्सिस, भूगोल की रूपरेखा और इसके अलावा क्या है, जियोग्राफी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गणितीय भूगोल के क्षेत्र में, क्या है, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, गणितीय भूगोल के क्षेत्र में प्रक्षेपों का निर्माण किया है। और मैं पहले ही बता चुका हूं प्रक्षेप क्या होते हैं, कि इस ग्लोब को कागज पर उतारने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। यह पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मानचित्र पर प्रक्षेपों के साथ साथ, मैंने क्या बताया, मानचित्र पर प्रक्षेपों के साथ साथ अक्षांश और देशांतर रेखाओं का भी जिक्र करते हैं। यानी कहते हैं कि जब भी कभी प्रक्षेप हम निर्मित करें तो इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेना आवश्यक। यह भूगोल को बताते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन आवश्यक है। क्या मैंने बताया कि इनका मानना था कि भूगोल के अध्ययन में मानचित्र कला का अध्ययन आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो भूगोल का अध्ययन क्या है, अधूरा है। टालमी ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित, क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व का पहला मानचित्र बनाते हैं, विश्व का प्रथम मानचित्र बनाते हैं। इन्होंने दिन की लंबाई के आधार पर जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया था। दिन की लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, जलवायु खंडों को विभाजित करते हैं, जलवायु खंडों को विभाजित करते हैं। टालमी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले ऐसे विद्वान हैं जो वोल्गा नदी तक पहुंचते हैं और वोल्गा नदी का अपने साहित्य में वर्णन करते हैं। टालमी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मानचित्र तैयार किया था। ने क्या बताया, भारत के संबंध में अगर बात करें तो क्या कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले भारत में बंगाल की खाड़ी का मानचित्र तैयार किया था। इसके साथ साथ इन्होंने इस मानचित्र में गंगा और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को भी दिखाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं किसके संबंध में, टालमी के संबंध में। अब हम आते हैं, अगला विद्वान आपका क्या है, पंपोनियस मेला।
पंपोनियस मेला। अगर हम पंपोनियस मेला के समय अवधि की बात करें तो यह 335 से 391 एडी के मध्य का समय है। ठीक है, 335 से 391 एडी के मध्य का समय है। इनकी दो महत्वपूर्ण किताबें प्रकाशित हुई थी। पहली किताब को कहा गया है कॉस्मोग्राफी। क्या कहा गया? कॉस्मोग्राफी। पहली इनकी महत्वपूर्ण किताब थी जिसे क्या कहा गया? कॉस्मोग्राफी। दूसरी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है डी जियोग्राफिया। क्या नाम है? डी जियोग्राफिया। या उस समय की बड़ी प्रसिद्ध किताब जिसने भौगोलिक ज्ञान को चरम पर पहुंचा दिया था। हमने क्या बताया? भौगोलिक ज्ञान को चरम तक पहुंचाने का कार्य किया था। ये दो किताबें हैं पंपोनियस मेला की। पहली किताब को हमने क्या बताया? कॉस्मोग्राफी। और दूसरी किताब को हमने क्या बताया? डी जियोग्राफी। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ताओं में महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे और आपसे मिलेंगे। एक समय काल आता है जिसे अंधयुग कहते हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।